Good morning. Good morning. This is training for middle teachers. तो व्हाट इज द ट्रेनिंग? ट्रेनिंग है क्या? आप में से कोई बताएं, ट्रेनिंग किसे कहते हैं? ट्रेनिंग की हिंदी क्या होती है? प्रशिक्षण। कक्षा में हम क्या करते हैं? शिक्षण। तो कक्षा में जो शिक्षण होता है तो किसी नॉलेज बेस्ड होता है, किसी नॉलेज को, किसी ज्ञान को हम कक्षा में विद्यार्थियों के विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं। ट्रेनिंग में, प्रशिक्षण में क्या होता है? नॉलेज बेस्ड न होकर के ये स्किल बेस्ड होता है। उस नॉलेज को विद्यार्थियों तक किस तकनीक से, कौशल से हम प्रवाहित करें, उन तक पहुंचाएं, ये ट्रेनिंग में होता है। तो ट्रेनिंग हमारा क्लास टीचिंग से अलग है। ट्रेनिंग का अर्थ हुआ कि हाउ टू डेवलप आवर कंपेटेंसीज, आवर कैपेसिटी, आवर परफॉर्मेंस। क्लियर? तो यहां पर इस ट्रेनिंग में, ये ट्रेनिंग जैसे कि आपको मालूम है कि इसके दो सिद्धांत हैं, दो बिंदु हैं। कौन कौन से? किस पर ये डिपेंड करती है? क्या आप लोग सीख रहे हैं? फर्स्ट हमारा है एनईपी 2020 और सेकंड क्या है? जनरल पेडागॉजी। सेकंड नंबर पर क्या है? जनरल पेडागॉजी, सामान्य शिक्षण शास्त्र। एनईपी 2020 में किन शिक्षण बिंदुओं की चर्चा की गई है और कक्षा में हम सामान्य शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत किन नवीन तकनीकों, कौशलों, रणनीतियों को अपनाएं कि विद्यार्थियों में सक्रियता आए, इसके लिए यह प्रशिक्षण हो रहा है। क्लियर है इसका उद्देश्य? प्रशिक्षण का उद्देश्य क्लियर है? ठीक है। एनईपी 2020 में 2020 में, इसके पहले कौन सी शिक्षा नीति थी? 1986। ठीक है, नई शिक्षा नीति 1986। लगभग 34 वर्षों के बाद एनईपी आया 2020। 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 17वीं बैठक हुई। और बैठक किस लिए हुई? एजेंडा क्या था? उस बैठक का एजेंडा क्या था? 2030 तक सतत विकास के लिए एजेंडा। और उस एजेंडा में, एजेंडा निर्धारित किया जाता है, 17 विकास लक्ष्य थे। कितने थे? 17। उसमें से एक विकास लक्ष्य यह था, समावेशी एवं न्यायपूर्ण गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जाए और सभी को समान अवसर प्रदान किया जाए। इसी मंशा पर आधारित है हमारा एनईपी 2020। ठीक है। इसके यदि हम विजन पर जाएं कि जो हमारा एनईपी 2020 है, इसका विजन क्या है? विजन कौन कौन से हो सकते हैं? इसका विजन बहुत बृहद है। हम एक ऐसे नागरिक को तैयार करें, एक विद्यार्थियों को ऐसा वैश्विक नागरिक बनाएं जिसमें भारतीय मूल्य हो। ध्यान दीजिएगा, नागरिक कैसा बनेगा? वह वैश्विक नागरिक बनेगा, लेकिन उसमें मूल्य कैसा रहेगा? भारतीय मूल्य। उसके ज्ञान, चिंतन, कौशल, हर जगह भारतीय मूल्य समाहित हो, जिससे विश्व का कल्याण हो सके। ठीक है। इसी तरह से इसकी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। प्राथमिकताओं के अंतर्गत बात की गई है कि हम पहले एफएलएन पर बहुत जोर दें, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर। इसलिए कि जब तक यह डेवलप नहीं होगा विद्यार्थियों में, जब तक पढ़ना लिखना नहीं जानेंगे, तो आगे की शिक्षा नहीं होगी। अच्छा, अभी तक हम सभी जो ये समझ रहे हैं कि शिक्षा जो हम स्कूल में पढ़ाते हैं उसका उद्देश्य इतना है कि पाठ्य पुस्तक को खोलें, पाठ को पढ़ाएं, प्रश्न उत्तर लिखा दें, याद करा दें। यह यहां तक सीमित नहीं है। वर्तमान में आप देखे होंगे कि जब हम वर्ष के बाद, वर्ष के अंत में जब हम बच्चों को मूल्यांकन पत्रक देते हैं तो उसके 3 खंड होते हैं। सीसी चालू है। सीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। हम लोग जब पढ़ते थे उसमें एग्जाम होता था, तो एग्जाम में ये लिखा रहता था कि इस विषय में इतना पूर्णांक था, इतने अंक हम पाए, और वर्ष में एक ही बार का आकलन करके, मूल्यांकन करके वह अंक निर्धारित किया जाता था। ठीक है। वर्तमान में आप देखेंगे हमारे
मूल्यांकन पत्रक में जुलाई से लेकर के अप्रैल तक का वर्णन रहता है। उसके 3 खंड हैं। कौन कौन से खंड हैं? पहला शैक्षिक है, दूसरा सह शैक्षिक है और तीसरा व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास। शैक्षिक के अंतर्गत हमारी जो विषय हैं, निर्धारित विषय हैं, 6 पेपर होते हैं मिडिल सेक्शन में, वो लिखे रहते हैं। 3 भाषा है और 3 हमारे गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। भाषा में भी 3 भाषा, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा। प्रथम भाषा कौन सी है? हिंदी। द्वितीय भाषा अंग्रेजी और तृतीय भाषा संस्कृत। फिर सहशैक्षिक का मूल्यांकन करते हैं। सहशैक्षिक के अंतर्गत कितने खंड हैं? 5 खंड हैं। कौन कौन से खंड हैं वो? कोई उसमें से बताए कि सहशैक्षिक के अंतर्गत कौन कौन से खंड हैं? साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक, खेलकूद। मतलब जो विद्यार्थियों को शिक्षा हम दे रहे हैं, तो इन 5 खंड के अंतर्गत भी हम देखेंगे कि उनमें कितना विकास हो रहा है। और कैसे देखेंगे? प्रत्येक महीने देखेंगे। जुलाई में कितना था, अगस्त में कितना हुआ, सितंबर में कितना हो रहा है। मतलब उसमें विकास हो रहा है, वृद्धि हो रही है कि वहीं पर है। इसके बाद फिर तीसरा खंड हमारा आता है व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों का विकास, जिसके अंतर्गत कितने खंड हैं? 10 खंड हैं। कौन कौन से हैं वो? नियमितता, समयबद्धता। तब विद्यार्थियों के, देखिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका सर्वांगीण विकास करना है, उसको एक जीवन कौशल प्रदान करना है कि जीवन में आगे बढ़ करके वह अच्छे मनुष्य के रूप में, अच्छे नागरिक के रूप में अपना जीवन जी सके। यह इसका मुख्य उद्देश्य है। यह उद्देश्य नहीं है कि प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमने याद करा दिया और बच्चे ने लिख लिया तो बहुत अच्छा विद्यार्थी है। यदि उसके संस्कार अच्छे नहीं हैं, यदि जीवन मूल्य उसमें समाहित नहीं है, उसमें नैतिकता नहीं है, तो उसकी शिक्षा व्यर्थ है, प्राप्त हुई शिक्षा। और किसी भी विद्यार्थी में यदि ये सभी चीजें नहीं आई, तो हम सभी शिक्षक इसका दोष स्वयं को माने दोषी। एक मैं छोटा सा प्रेरक प्रसंग पढ़ रहा था। एक गुरुजी जा रहे थे, एक शिष्य ने उनके सिर में किसी पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर के प्रहार कर दिया, खून की धारा बहने लगी। तो गुरुजी कहते हैं कि हमारी शिक्षा देने में कोई न कोई कमी रही होगी, तब जाकर के इसका व्यवहार इस तरह से है। व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों के विकास में हम प्रत्येक महीने, और ध्यान दीजिएगा यह कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन है, कंटिन्यूअस डे बाय डे होता है, प्रतिदिन होता है, कक्षा में हर पल होता है। इसके लिए बहुत से रिकॉर्ड हम तैयार करते हैं। कौन कौन से रिकॉर्ड होते हैं? अभी कल ही मैं भेजा था, आदेश पुनः भेजा हूं, एक बार पहले भेजा था, आप लोग देखें उसमें से कोई। विद्यार्थियों का पोर्टफोलियो होना चाहिए, सभी विद्यार्थी का। पोर्टफोलियो से क्या तात्पर्य है? पूरी जानकारी हो उसमें। पोर्टफोलियो से हम जानते हैं कि अभिरुचि कितनी है, विद्यार्थियों में सीखने की अभिरुचि कितनी है, वह किस ओर जा रहा है, विशेष योग्यता किस में है, जीवन में किस कार्य को अच्छे से कर सकता है। यह सभी चीजों को यह एनईपी में वर्णित किया गया है। उसके विशेष गुण को देखते हुए हम सभी शिक्षकों का कर्तव्य है कि उसको प्रेरित करके अग्रसर होने के लिए हम प्रयास करें। जैसे पांडे सर बोलते हैं, हमारी स्कूल में एक विद्यार्थी है और वह चित्रकला में सिद्धस्थ है, बहुत अच्छा चित्र बनाता है। अब हम उस विद्यार्थी से मान लीजिए कि दूसरी विषय में कहीं कम होगा, न सीख पाता होगा, यदि हम ये चर्चा करें कि तुम कुछ जीवन में नहीं कर सकते हो, तुमसे गणित नहीं आती, विज्ञान नहीं आती है, ऐसा नहीं है। उसका जो विशेष गुण है, अभी हमारा कर्तव्य बनता है कि उसको हम बताएं कि तुम्हारा जीवन सर्वोत्कृष्ट हो सकता है इसी कला की वजह से। पढ़ाई भी इसी में होगी। 10th 12th के बाद तुम बीएफए करो, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, और फाइन आर्ट्स करने के बाद उसमें यही सब चीजें सिखाई जाती हैं। और जो स्कूल्स होते हैं, नौकरी भी मिलेगी उसमें, है ना।
8 टीचर होते हैं, हमारा नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय है, तो एक सर्विस भी मिलती है। जीवन में भी यदि अच्छी चित्रकला आती है, बहुत सारी पेंटिंग्स वितरित होती हैं, बेची जाती हैं। एक अच्छे अच्छे चित्रकार बहुत महंगी महंगी पेंटिंग्स उनकी जाती हैं, बनाते हैं। तो बहुत कुछ कर सकता है जीवन में। और विशिष्ट योग्यता को पहचानने का और उसको आगे लाने का प्रथम जो उत्तरदायित्व होता है किस पर जाता है? शिक्षक पर जाता है। बहुत से इसके उदाहरण हैं। किसी शिक्षक ने किसी को बहुत ऊंचा कर दिया, किसी वाक्य को बहुत ऊंचा उठा दिया, और यदि शिक्षक मान लीजिए ध्यान नहीं दिए तो वह जीवन में कुछ भी नहीं कर पाया। कल मैं सचिन तेंदुलकर का उदाहरण दिया था। 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, उनके गुरुजी रामचंद्र आग्रेचर इतनी मेहनत करते हैं उन पर, कोच हैं उनके, और अपनी कला में जो क्रिकेट की कला है उनकी उच्च शिखर तक पहुंचाती है, और उन्हीं को हम भारत रत्न अवार्ड देते हैं। मतलब हमारे भारत के रत्न हैं, और उनके बारे में कक्षा 10वीं में पढ़ाया जाता है। रामानुजन जी सभी विषयों में अनुत्तीर्ण होते थे, लेकिन गणित में अव्वल थे, 1 नंबर के थे। तो कैसे हम कह सकते हैं कि कुछ भी उनसे नहीं आता है? और उनकी जो थीसिस थी तो इंग्लैंड के जो हार्डी के पास जाती थी, तो बहुत से अभी भी शोध चल रहा है उन पर, जो लिख करके चले गए हैं। प्रेमचंद्र जी गणित में अनुत्तीर्ण होते थे, सभी विषयों में पास होते थे, और हिंदी में सबसे अच्छे थे वो, लेकिन गणित में अनुत्तीर्ण होते थे। और हिंदी क्षेत्र में उनका यह योगदान है कि उनके नाम से एक रेखा खींची जाती है, और उनको हिंदी का कहानी सम्राट बोला जाता है, उपन्यास सम्राट बोले जाते हैं। एक युग चलता है उनके नाम से। यह होता है कोई शिक्षक आगे बढ़ाए और डिप्रेशन में विद्यार्थी न जाए, उसको आगे उठाने के लिए हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी असफल हुए थे। आर्मी की सेवा में गए थे और वहां पर एसएसबी के इंटरव्यू में सफलता नहीं प्राप्त किए। इसके बाद डिप्रेस्ड हो गए थे। घर से जो पैसा लाए थे अपनी बहन से मांग करके, किराया खर्च हो गया था, कैसे वापस लौटे? तो उनके मन में आत्महत्या करने का विचार चल रहा था। और उसी समय एक स्वामी जी देखते हैं और सोचते हैं कि यह लड़का बेचैन है, और बुलाते हैं और इस व्यथा जो उनके अंदर थी उसको पूछते हैं। तो बताते हैं कि मेरे साथ ये घटना घट गई है, अब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, मैं कहां जाऊं। अब वो जो वाक्य बोलते हैं, देखिए पूरे जीवन को उनको परिवर्तित कर देता है। स्वामी जी का कहना यह था कि आपका जन्म किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है, इसलिए ईश्वर ने इस कार्य के लिए आपको नियुक्त नहीं किया। आपको सफलता इसलिए नहीं मिली, भाई आपको इसमें सेवा मिल जाएगी तो बड़े उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। और वहां से फिर आगे बढ़कर के कहां तक पहुंचते हैं देखिए। और कितने गरीब घराने के थे, अपने पिताजी के नाव में बैठते थे, और जब तक तीर्थयात्री उस तरफ मंदिरों में मस्जिदों में दर्शन करते थे, फिजिक्स की किताब पढ़ते थे, और इतना अध्ययन किए कि वैज्ञानिक बने, तब हम जाकर के बिखरे जुल्फों वाले कलाम को सलाम करते हैं, अपने देश का राष्ट्रपति बनाते हैं, भारत रत्न प्रदान करते हैं। तो एक टीचर की भूमिका बहुत बड़ी है। एक शिक्षक ही वह होता है जो किसी भी विद्यार्थी के जीवन की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित कर सकता है। तो हम लोग इस पद पर बैठे हुए हैं, एक नागरिक तैयार कर रहे हैं, एक नई पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं। अब हम जो शिक्षा दे रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वह एक फ्रूटफुल हो, उसका एक उद्देश्य हो। जैसे मेहनत तो करते हैं, सुबह से शाम तक मान लीजिए कि स्कूल में काम करते हैं, लेकिन अपने उद्देश्य के साथ चलें, लर्निंग आउटकम्स के साथ चलें, नहीं तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ये जो पुरानी छोटी सी एक घटना है कि 2 लोग नाली बना रहे थे, तो एक व्यक्ति जाता है, बोलता है क्या कर रहे हो? उसमें क्या करता था, एक आदमी मिट्टी को निकालता था, बाहर फेंक देता था, और दूसरा फिर तगाड़ी में भर करके उसी नाली में, गड्ढे में पूरा मिट्टी को डाल देता था।
तो दोनों बोले कि मैं अपना अपना कर्तव्य कर रहा हूं। बोले आप कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या निकल रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए बताइए। तो बोलते नहीं, समय नहीं है, हम लोग बहुत कर्तव्यनिष्ठ हैं और अपने कार्य में लगे हुए हैं, डिस्टर्ब मत कीजिए। फिर बहुत देर तक देखा, भाई मिट्टी को बाहर निकाला और मिट्टी को पुनः डाल दिया। तो क्या अर्थ निकल रहा है? और बिल्कुल पसीने से लथपथ। तब पुनः वह पूछता है, कहता है थोड़ा सा रुकिए, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा समझाइए। तब वो समझाता है, जो मिट्टी को बाहर निकाल रहा था, कहता है कि हमारी टीम में 3 लोग हैं और तीनों का काम अलग अलग है। एक का काम है मिट्टी को फावड़े से खोद करके बाहर निकालना, दूसरे का काम है फिर वहां पर वायर डालना, तार डालना, और तीसरे का काम है पुनः मिट्टी डाल देना। मतलब नाली का निर्माण हो रहा था जिसमें एक तार डाला जा रहा था। तो आज जो तार डालने वाला व्यक्ति है, जिसकी ड्यूटी है, वह एब्सेंट है, वह अनुपस्थित है, अपने कार्य पर नहीं आया। तो नहीं आया तो वह जाने, अपना कर्तव्य नहीं कर रहा है। लेकिन हम दोनों लोग अपना अपना कर्तव्य करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन क्या उसका अर्थ निकल रहा है? जब वायर नहीं डल रहा है, वायर, व्हाट इज वायर हियर? वायर इज लर्निंग आउटकम्स। हम स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं विद्यार्थियों को, जो सिखा रहे हैं, यदि वायर सही नहीं है, वायर नहीं जा रहा है, कहां तक पहुंचा है, अब कैसे डालें, क्या समस्या हो रही है, इस पर जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे तो उसका कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकल करके आएगा। और इसी प्रशिक्षण में इसका एक ये भी उद्देश्य है, इसी सक्रियता को लाना, सक्रिय करना उनको सीखने के लिए। हमने एनईपी पर चर्चा किया इसके पहले पूर्व देशों में। उसके बाद मेरे सपनों की कक्षा, हमारी कक्षा कैसी हो, हम एक स्वप्न बनाएं, अपने मन में एक विचारधारा को लाएं। पहले स्वप्न देखेंगे तब तो साकार करेंगे, और जब सोचेंगे ही नहीं तो साकार कैसे होगा? तो पहली सोच होती है, हमारा चिंतन कैसा है, हमारी विचारधारा कैसी है। और चिंतन, विचारधारा, सोच से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। आपकी सोच ही परिवर्तित करती है। और जिस सोच के जहां रहते हैं वैसा परिवेश बन जाता है। जैसे आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, ट्रेन में यात्रा करते हैं हम लोग, एसी में भी यात्रा किए हैं, जनरल में भी किए हैं और स्लीपर में भी किए हैं। तो जब आप एसी रूम में जब यात्रा करते हैं तो वहां पर एक अलग विचारधारा के लोग रहते हैं, जो साफ सफाई को पसंद करते हैं, तेज आवाज में बात नहीं करते हैं, एक दूसरे की सुविधा का ध्यान रखते हैं। लेकिन वही आप जनरल जब स्लीपर में जाएंगे तो उस विचारधारा के लोग आपको मिलेंगे। स्लीपर में जाए, जनरल में चले जाएंगे तो उस विचारधारा के लोग मिलेंगे, गंदगी ज्यादा रहेगी, वहीं पर मूंगफली छीले वहीं पर गिरा दिए, कचरा हो रहा है। उनसे अपनी मूंगफली के दानों से मतलब है, जो छिलके नीचे गिर रहे हैं और कितनी गंदगी हो गई, कितनी समस्या दूसरे को हो रही है, उस पर उनकी सोच नहीं है। उनकी सोच तो है कि मूंगफली के दाना मुंह तक पहुंचे और जो भी उसका छिलका निकल रहा है तो वहीं पर फेंक रहे हैं। देखे होंगे यात्रा के दौरान। लेकिन एसी डिब्बे में आप यात्रा करेंगे, कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा कि मूंगफली खाए और छिलका वहीं पर फेंक दे। इस यहां पर आता है कि हमारा संस्कार कैसा है। शिक्षा का यह भी एक उद्देश्य है, इन गुणों को सिखाना। मैं जब अपनी बालिका के साथ यात्रा करता हूं तो जैसे बिस्किट खाए हम लोग, तो वह बिस्किट को अपने झोले में पुनः जो है तो उसकी पन्नी को, रेपर को डाल लेती है। मैं कहता हूं कि बाहर क्यों नहीं फेंक रही हो? बोली नहीं, जहां डस्टबिन मिलेगा वहां मैं डालूंगी। और जब किसी प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है तो फिर डस्टबिन जहां पर रखा हुआ है कचरे का डिब्बा, वहां जाकर के उसको डालना। कहीं भी पॉलीथीन को मत फेंक देना। ऐसे ही आप देखेंगे बहुत से लोग ऐसे होते हैं। ये कहां से आया? जिस विद्यालय में वो पढ़ी है उस विद्यालय में संस्कार सिखाए गए। मैं प्रसन्न होता हूं, जिस विद्यालय में अध्ययन की है उस विद्यालय के संस्कार उसके अंतर्गत हैं। तो विद्यालय में ही संस्कार सिखाए जाते हैं। आप स्कूल में विद्यार्थियों के साथ जैसे मान लीजिए वार्तालाप करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, इन सब पर भी ध्यान दें। हम लोग इस पर फोकस ना रहें। इस सीमा तक आप मत रहिए कि उनसे कुछ नहीं बनता है और क्या करें हम। पहले कहां जाना है?
पहले जाना है कि इनका आचार विचार कैसा है। एनईपी 2020 का जो मुख्य उद्देश्य है क्या है, कक्षा के वातावरण में और कक्षा की संस्कृति में, ध्यान दीजिएगा, कक्षा का वातावरण और कक्षा की संस्कृति में आमूल चूल परिवर्तन लाना, यह इसका एक मुख्य उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य यह है, डेवलपमेंट की बात की गई है, विकास की बात की गई है, विद्यार्थियों के विकास की बात की गई है, शिक्षकों के जो उनका व्यावसायिक उन्नयन है उस पर चर्चा की गई है, कैसे हो। और जब डेवलपमेंट पर हम आते हैं, वहां तक पहुंचते हैं, अभी डेवलपमेंट कैसे हो, किस तरह से हो, उस पर विचार किया जाता है। तो उस पर विचार करने के लिए ध्यान दीजिएगा, परिवेश वातावरण की बात हो रही है, यहां पर एनवायरमेंट की बात हो रही है। अभी आप लोग जब बृहद रूप से सोचेंगे तो यहां शुरू होगा। जैसे हम स्कूल में गए तो पहली चीज व्यावसायिक, व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों के विकास में नंबर 1 पर है नियमितता और समयबद्धता। नियमितता, प्रतिदिन आना, समय पर आना। जब हम रोज समय पर पहुंचेंगे, अच्छा, हमारे विद्यार्थी क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, नकल करते हैं हमारी। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात पर। इसलिए अपनी भाषा शैली पर, शब्दों के उच्चारण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, और वो भी स्कूल कैंपस में, अपनी कक्षा में, है ना। कल ट्रेनिंग के समय एक बात आई थी, जैसे कोई सर बोले थे कि शब्द ही गलत है। बहुत अच्छा मुझे लगा, बताए थे ना सर के साथ। क्या होता है कि एक शब्द का यदि उच्चारण गलत किया जा रहा है, जैसा हम उच्चारण करेंगे दूसरे लोग सीखेंगे, तो उच्चारण पर हमको ध्यान देना है। जब प्रतिदिन आप जो बोलेंगे, विद्यार्थी उस तरह की उस भाषा को सीखते हैं। बाल मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जब कोई बच्चा छोटा होता है, 6 वर्ष तक आते आते उसके मस्तिष्क का विकास 85% हो जाता है। मतलब 6 वर्ष के बाद केवल 15% बचता है डेवलपमेंट के लिए। 85% का विकास कहां हो जाता है, 6 वर्ष तक। उसके 6 वर्ष के अंदर क्या क्या सीखता है, भाषा सीखता है, जीवन के बारे में सीखता है, संस्कार सीखता है, जिज्ञासा उसकी जो रहती है वो प्रश्नों को पूछता है। प्रत्येक जो छोटा बच्चा होता है एक साइंटिस्ट होता है, उसकी सोच, उसके लिए तो जीवन, ये पूरी दुनिया ही एक अद्भुत है। वो जब पहली बार देखता है तो उसको लगता है ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। इसलिए एनईपी में ये भी सब बातें की गई हैं, चिंतन पर, परिकल्पना पर। एक कल्पनाशील होता है विद्यार्थी हमारा। छोटे बच्चे होते हैं ना, देखते हैं ना क्या करते हैं, गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते हैं। और खेल कैसे खेलते हैं, जो काम करते हैं ना, आध्यात्मिक क्षेत्र में उत्कृष्ट स्तर पर पहुंचने पर वो बात बताई जाती है। जो छोटा बच्चा कल्पना करता है, देखिए मैं कहां शुरू कर रहा हूं, अभी जो कुछ भी नहीं जानता है, जिसको हम सोचते हैं, उसकी कल्पना जहां होती है, तो इस पूरे जीवन की पराकाष्ठा आध्यात्मिकता में अंत में जब हम पहुंचते हैं, ईश्वर के सन्निकट होते हैं, कई बदलाव आते हैं हमारे जीवन में। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो पहले हम कुछ नहीं जानते हैं, फिर एक ऐसा समय आता है कि अपने को ही सब कुछ जानते हैं। ऐसा समय आता है ना, लोग सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ इस संसार में हूं। फिर जब उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर के जो भाग हैं हमारा साथ देना कम करते हैं, तब हम दूसरे की शरण में जाते हैं, डॉक्टर के पास। और जब क्षीण काया होती है, जिसके लिए सब कुछ करते हैं, अपने घर के सदस्यों के व्यवहार से, कहीं यहां से कहीं वहां से, तब धीरे धीरे हम ईश्वर के नजदीक जाते हैं। और जितनी हमारी उम्र कम होती जाती है, तब कम बचती है, कम से तात्पर्य कम बचती है, तो हम ईश्वर के और सन्निकट जाते हैं। बहुत उच्च शिखर पर जब पहुंचते हैं, तब हम ईश्वर को ज्यादा सजीव समझते हैं। पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं।
उनको सजीव मानते हैं तब ना भोग लगाते हैं। अब भोग लगाने के बाद जो अच्छे महात्मा होते हैं कहते हैं भोग तब तक रखना चाहिए जितनी समय तक हम खाते हैं, भगवान जल्दी नहीं खा लेते हैं। और जो हम खाते हैं पूरा भोग लगाना चाहिए, पूड़ी सब्जी रोटी दाल घी दही दूध जो हम ले रहे हैं प्रसाद के रूप में, फिर प्रसाद हम प्राप्त करें। एक स्वामी रामहर्षण दास जी के नाम आप सुने होंगे, एक बार जगन्नाथ जी में गए तो जल्दी भोग लगा दिए वहां पर। तो स्वामी रामहर्षण दास जी बोलते हैं कितना जल्दी भगवान कैसे खा लिए? तो बोली हो गया ईश्वर हैं ले लिए। बोले नहीं नहीं। तब वो वहां के जो पुजारी थे उनको बोलते हैं आप इनको क्या मानते हैं, इनके नजदीक जाकर के आप रुई ले जाकर के इनकी नाक के पास ले जाइए। तो जब वहां के पुजारी वहां तक पहुंचे रुई लेकर के, जो मूर्ति वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, प्रतिस्थापित थी, सांसें चल रही थी। तो जब यहां हवा का एहसास हुआ अंगुलियों में, तब पुजारी सोचते हैं करे ये तो जीवंत बिल्कुल प्रतिमा जहां सांस चल रही है, ये पराकाष्ठा है, हम वहां पर सजीव मानते हैं। अब हम आते हैं छोटे बच्चे पर। बच्चा बहुत 2-3 वर्ष का है, गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलता है। उसकी परिकल्पना देखिए, अपनी गुड़िया को सुलाता है, रात को देखे होंगे बच्चे सुलाते हैं, सुबह उसको उठाते हैं, उसके जीवन में गुड्डे गुड़ियों की आपस में शादी ब्याह रचाते हैं, खेल खिलाते हैं। उनकी कल्पना में रहता है कि ये सजीव है। फिर जब खिलौने उनके होते हैं, जब निर्माण करते हैं अपने हाथों से, हम सभी लोग किए हैं, मिट्टी की जो है तो ट्रैक्टर बनाना, मिट्टी की जीप बनाना, चके लगाना, उसको चलाना। तो उसमें सोचते थे कि इस तरह से, जिस तरह से एक कार बनाने वाला विचार किया होगा, वह छोटा बच्चा अपनी स्तर से उसी तरह से विचार कर रहा है। कार को बनाना, खेल खेलने में उसकी परिकल्पना उसी तरह से होती है। अब इसमें क्या होता है, क्यों यह मैं चर्चा कर रहा हूं सक्रियता को लेकर के। जब उस कार्य को करता है, किसी खेल में संलिप्त होता है, तो वहां पर वह सक्रिय होता है, एक्टिव होता है। यही एक्टिव हमारी कक्षा में आ जाए, इसी तरह से सक्रिय होकर के विद्यार्थी कक्षा में बैठ जाए सीखने के लिए। जब हम किसी विषय वस्तु पर अध्यापन शुरू करें तो वह पूरी ऊर्जा के साथ सुनने के लिए तैयार रहे। इसके लिए फिर कहां पर आ गए हम, हुक का नियम। हुक के नियम में क्या चर्चा हुई? हुक के नियम में यह था कि हम किसी विषय वस्तु को पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए किन किन प्रविधियों का उपयोग करें, जिसमें कविता, कहानी, पोस्टर दिखाना, ऑडियो वीडियो का यूज करना इत्यादि, कि हम विषय वस्तु रिलेट कर लें, विद्यार्थी को जोड़ लें, है ना। हुक के द्वारा उसको हम विषय वस्तु से एक तारतम्य स्थापित कर दें। अगला हम चलते हैं हुक के नियम के बाद, तो प्रभावी कक्षा किस तरह से हमारी रहे, दिशा निर्देश, कक्षा में प्रभावी दिशा निर्देश विद्यार्थियों को किस तरह से हम प्रदान करें, और एक बार वह समझ जाए, समझने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा इसको। जो दिव्यांग होते हैं, आप देखे होंगे विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं। ईश्वर कुछ कम करता है, कुछ अतिरिक्त देता है। अच्छा, उसका कारण क्या है, कभी आपने विचार किया? उसका कारण यह है कि एकाग्र होकर के उस कार्य को करते हैं। जैसे हमारे किसी को दिखाई नहीं देता है, तो जब दिखाई नहीं देता है तो देखने का भी जो हम ऊर्जा यहां से नष्ट कर रहे हैं, तो पूरा कान में लगाते हैं, प्लस हो जाता है, और अच्छी तरह से सुनते हैं। और जब जब हम किसी भी चीज को सीखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही यहां पर मैसेज में डाला अपनी मस्तिष्क में, अपने दिमाग में, किसको मैं बाद में सीखूंगा, बाद में करूंगा, तो आपकी सीखने की क्षमता कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कक्षा में हम विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थी के मन में यदि यह आ गया कि बाद में मैं ट्यूशन में पढ़ लूंगा,
बाद में गाइड से समझ लूंगा, बाद में यूट्यूब का वीडियो देख करके मैं समझ लूंगा, सीखने की क्षमता उसकी कम हो गई। ठीक है, हमें किताब खरीदे, और किताब जब अपनी हो जाती है, मैं सोचता हूं कभी भी पढ़ लूंगा। आपके जीवन में बहुत अवसर ऐसे आए होंगे कि आप कभी न पढ़ पाए होंगे, फिर रखी रह गई। जब उधार मांग कर खिलाते हैं और सामने वाला कहता है कि 3 दिन में लौटाना है, तो हमारे पास एक सीमा हो जाती है कि 3 दिन में पुस्तक को वापस करना है, तो 3 दिन में पूरी किताब हम पढ़ डालते हैं। होता है ऐसा, अनुभव किए हैं। तो और ये मानव शरीर ने क्या करता है, काम को टालने की इसकी आदत बहुत है, और इसकी घटना जो सुबह अच्छी तरह से घटती है। कभी आप सुबह सोच लीजिए कि थोड़ा सा 5 मिनट और सो लें, तो 5 मिनट हमारा आधा घंटा हो जाता है। और यदि आप संकल्पित हो गए कि मुझे उठना ही है, तभी आप उठेंगे, नहीं तो हमारा शरीर कभी नहीं बोलता है, मन उसका साथ देता है कि हम उठ जाएं, उसको तो आराम चाहिए। इसलिए सीखने में जहां पर कठिनाई आती है, तो हमारा मन बोलता है मस्तिष्क को, इसको मत सीखो, थोड़ा सा रुक जाओ। हम सरल की ओर भागते हैं हमेशा। तो पढ़ाने में भी जो तकनीक है, तो कैसी होनी चाहिए, सरल से कठिन की ओर। पहले ही कठिन हम प्रस्तुत मत कर दें। किसी भी बात को पढ़ाने के लिए कठिन टॉपिक को, अवधारणा को हम बोर्ड पर लिख करके पढ़ाना शुरू न कर दें। कहां से जाएं, सरल से कठिन की ओर। गणित में भी इसी तरह से है, मूर्त से अमूर्त की ओर। पहले मूर्त चीजें, मूर्त सब तात्पर्य है जो प्रत्यक्ष दिखती हैं आंखों के सामने, से जोड़ है, घटाना है। तो हम पहले तो आता था एक तारा वगैरह, क्या उसको बोलते थे, गोटियां उसमें चलती थी, उस क्या, हाँ, एबकस। फिर कंकड़ की सहायता से, तीलियों की सहायता से, इत्यादि माध्यम से यदि हम जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग समझाएं, मूर्त है वह, उठा करके रखना, फिर जोड़ना, फिर घटाना, तो जल्दी हो रहा है। और सीधे यदि हम संख्या पर आते हैं, तो सीखने की क्षमता कम होगी। अब दूसरी तरफ आते हैं, दिखाई नहीं देता है। अब उनको क्या रहता है कि जो भी हम सुने तो एक बार में याद कर लें, इसलिए कि दोबारा अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए कि ऐसा तो है नहीं किताब खोल करके पढ़ लेंगे। तो जब उनको कोई चीज बताई जाती है, सुनाई जाती है, तो याददाश्त क्षमता उनकी ज्यादा होती है। और इस पर यदि वो ज्यादा सिद्ध हो गए तो बहुत ज्यादा हो जाती है। जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी सभी वेद, पुराण, उपनिषद, पृष्ठ बाई, श्लोक बाई सब कुछ याद है और बोलते हैं। तो यह तो ईश्वर की कृपा भी है। और मैं कभी कई लोगों से मिला हूं, अगर कहीं दिव्यांग हैं तो इस तरह से उनकी प्रतिभा बहुत होती है। अब यहां पर हम आते हैं, हम क्या करते हैं, हम पूरी क्षमता से युक्त हैं। ईश्वर ने हमको अच्छा मस्तिष्क दिया, सीखने के लिए सभी इंद्रियों को दिया है, लेकिन हम पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे हैं।